Hello students, I am Ibadur Rahman and today I am going to start part 2nd of chapter sound. Chapter 6 sound of class 7 physics. It is second part of the sound chapter. So in this video we will start from the frequency. Everyone open page number 83. Page number 83, frequency, time period and amplitude of the sound. Sound is a wave. All waves are characterized by properties like frequency, time period and amplitude. साउंड एक वेव होता है तो सभी तरीके के साउंड को दो तीन तरीके के कैरेक्टर में डिफाइन किया जाता है. कौन कौन से? उनकी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी इन 1 सेकेंड. फ्रीक्वेंसी जो होती है वो किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी के पर सेकंड में कितनी बार वो वाइब्रेट कर रहा है, कितनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं उस वाइब्रेटिंग पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी इन 1 सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड में वो बॉडी कितनी बार वाइब्रेट कर रही है. ईच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी एज द सोर्स. ईच वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड वन वेव. द SI यूनिट इज़ हर्ट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. H कैपिटल H Z. हर पार्टिकल मीडियम में अलग अलग तरीके से वाइब्रेट करता है बट उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी एज द सोर्स. ईच वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड वन वेव. हर वाइब्रेशन में एक वेव प्रोड्यूस होती है. अच्छा, अब इसमें ध्यान दीजिएगा. वन वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ, हियर वन वेव. सेकेंड वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ यहाँ पे, तो ये वन वेव. और इस तरीके का वन वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ, ये वन वेव. तो डिफरेंट है बट वन वाइब्रेशन कंप्लीट होने पे जो होगा वो वन वेव को रिप्रेजेंट करेगा. फ्रीक्वेंसी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ वाइब्रेशन पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड. या फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन पास हो रहे हैं इन पर सेकेंड. In the diagram shown, A has one wave in 1 second, hence its frequency is 1. In diagram second B, one wave is completed in 2 seconds, hence its frequency is 1 upon 2, means 0.5 Hertz. In C, 2 waves are completed in 1 second, hence its frequency is 2 Hertz. Okay, time period. The time taken by a vibrating body to complete one vibration is called time period. Its SI unit is second. टाइम पीरियड क्या होता है? कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लेती है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं. फ्रीक्वेंसी क्या थी? एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशन कर रहा था. यहाँ पे क्या है? एक वाइब्रेशन करने में कितना टाइम लिया जा रहा है. तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज नोन एज द टाइम पीरियड एंड नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. सो टाइम टेकन by a vibrating body to complete one vibration is called its time period. In the diagram show time period of A is 1 second, time period of B is 2 second and time period of C is 0.5 second. पहले डायग्राम में जो एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो रहा है 1 सेकेंड में, सो टाइम पीरियड 1. दूसरे डायग्राम में जो टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा है, वन वाइब्रेशन कंप्लीट हो रहा है वो 2 सेकेंड में, तो टाइम पीरियड 2. और लास्ट थर्ड सी डायग्राम में जो वाइब्रेशन कंप्लीट हो रहा है वो 0.5 सेकेंड में. वन वाइब्रेशन कंप्लीट हो रहा है 0.5 सेकेंड में. नाउ एम्पलीट्यूड. ए वाइब्रेटिंग बॉडी मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम एंड टू अनदर. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन ए मीडियम फ्रॉम देयर मीन पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. इन ग्राफ ए द एम्पलीट्यूड इज 0.2 एंड इन बी इट इज़ 1 मीटर. बोथ हैव द सेम टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड. इन्होंने कहा है कि कोई वाइब्रेटिंग बॉडी अपनी मीन पोजीशन से एक तरफ जितना मैक्सिमम डिस्प्लेस हो जाती है, ये गई ना, ऊपर जा रही है वेव पे नीचे आ रही है, ये मीन पोजीशन है. मीन पोजीशन से मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो उस वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड कहलाता है. अब इस दोनों फिगर में देखिए, ये वेव कंप्लीट हो रही है 2 सेकेंड में, ये भी वेव कंप्लीट हो रही है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो रहा है इन 2 सेकेंड. लेकिन इसकी जो डिस्टेंस कवर हो रही है ये 0.2 मीटर है और इसमें जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो 1 मीटर है. तो टाइम पीरियड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, बट यहाँ पर एम्पलीट्यूड डिफरेंट है. एक का एम्पलीट्यूड कितना है? 0.2 मीटर और दूसरे का एम्पलीट्यूड कितना है? यहाँ पे 1 मीटर लिखा हुआ है. तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस कवर करेगी वन साइड वो क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड कहलाएगा. टाइप्स ऑफ साउंड. साउंड कितने तरीके के होते हैं?
Sound are audible and inaudible to the human ear depending on frequency. The sound can be classified in infrasonic, audible and ultrasonic on the basis of the frequency. Sound या तो सुने जा सकते हैं या तो नहीं सुने जा सकते हैं, ये ह्यूमन ईयर पे डिपेंड कर, वो साउंड की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। हमारा कान या इंसानों का कान किस फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन सकता है या नहीं सुन सकता है, इस तरीके से साउंड को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहला होता है इंफ्रासोनिक, ऑडिबल एंड इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक तो ऐसे हो गए जिनको हम नहीं सुन सकते हैं। ऑडिबल साउंड की जो रेंज होती है उनको हम सुन सकते हैं। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द इंफ्रासोनिक साउंड। Those sound which have a frequency less than 20 Hz cannot be heard by a human ear and are called the infrasonic. ऐसे साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है वो हमारा कान नहीं सुन सकता है, उस तरीके के साउंड को क्या बोला जाता है? इंफ्रासोनिक। 20 हर्ट्ज का मतलब हो गई या फ्रीक्वेंसी हो गई। 20 हर्ट्ज मीन्स एक सेकेंड में अगर से कोई साउंड 20 टाइम्स वाइब्रेट करे, कोई पार्टिकल 20 टाइम्स वाइब्रेट करे, उसका 20 वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाए इन 1 सेकेंड, तो उस इतने कम फ्रीक्वेंसी को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। इस तरीके के साउंड को क्या बोला जाता है? इंफ्रासोनिक, हुज फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज। Whales and elephant emit infrasonic frequency sound to communicate with one another. Sound generated by the earthquake are infrasonic. जो अर्थक्विक में साउंड जनरेट होता है वो इंफ्रासोनिक होता है, वो हम लोगों को सुनाई नहीं देता। वेल या एलिफेंट जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी अपनी जो लैंग्वेज होती है उसमें जो वो बात करते हैं, तो वो जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो साउंड कौन सा होता है? इंफ्रासोनिक साउंड होता है। ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड का मतलब ऐसी रेंज जिनको हम सुन सकते हैं, हमारा कान सुनने लायक होता है। साउंड विच हैव फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज कैन बी हेयर्ड बाय ह्यूमन। ह्यूमन ईयर जो होता है वो किस रेंज की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है? फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज मीन्स इस फ्रीक्वेंसी के बीच की हम फ्रीक्वेंसी साउंड की सुन सकते हैं। ना इससे कम सुना जा सकता है और ना इससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी ह्यूमन ईयर सुन सकता है। दे आर कॉल्ड ऑडिबल साउंड। विथ एज द अपर लिमिट कीप्स डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जिसको हम कहते हैं ना कान से कम सुनाई देने लगता है, तो जो अपर लिमिट होती है वो हमारी कम होने लगती है, हम फिर उस रेंज तक की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। नाउ अल्ट्रासोनिक साउंड। एनी साउंड विद द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। बीट्स एमिट अल्ट्रासोनिक साउंड ड्यू टू दे आर एबल टू नेविगेट एट नाइट। अच्छा, अब इन्होंने बोला कि ऐसे साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो वो क्या कहलाएंगे? अल्ट्रासोनिक साउंड। जिनकी 20 हर्ट्ज से कम होती है वो इंफ्रासोनिक, और जिनकी 20 से 20,000 के बीच में होती है वो ऑडिबल रेंज होती है फॉर ह्यूमन ईयर। अच्छा, बैट्स जो होते हैं वो साउंड अपने जो मुंह से प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, वो अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे वो साउंड किसी पार्टिकल से टकराता है और जब लौटता है तो बैट को ये आइडिया मिल जाता है कि सामने कोई चीज़ कितनी दूरी पर है, वो उसको कैलकुलेट करता है। डॉग्स एंड डॉल्फिन ऑल्सो डिटेक्ट अल्ट्रासोनिक साउंड। डॉग एंड डॉल्फिन भी अल्ट्रासोनिक साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड्स आर यूज्ड फॉर इमेजिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड दिस इज डायग्नोस्टिक टूल इन द मेडिसिन। अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ किया जाता है मेडिकल पर्पज़ से, कोई किसी की इमेज बनानी होती है, वो डिटेक्ट करना होता है कुछ बॉडी के अंदर का, उसके लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का भी यूज़ किया जाता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग यूज़ अल्ट्रासोनिक साउंड टू डिटेक्ट फ्लॉस और क्रैक्स इन ए मेटल पार्ट। किसी भी ऐसी चीज़ को जो टूटी हुई नहीं हो बट उसके अंदर का स्ट्रक्चर देखने के लिए, या उसके अंदर की किसी टूटी हुई स्ट्रक्चर को देखने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ किया जाता है। नाउ एवरीवन ओपन पेज नंबर 85। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जस्ट लाइक लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सरफेस, साउंड कैन ऑल्सो बी रिफ्लेक्टेड। जैसे कि हमने लाइट के चैप्टर में पढ़ा था कि सनलाइट या सिंपली लाइट किसी सरफेस पर स्ट्राइक होने के बाद वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, सेम कैरेक्टर साउंड में भी होता है, उसी तरीके से साउंड भी रिफ्लेक्ट होता है। ये इन्होंने एक एक्टिविटी दी हुई है। सपोज़ कर लीजिए यहाँ पे कोई रिस्ट वॉच है और इस तरीके का डायग्राम बनाकर अगर यहाँ पे हम अपने कान को लगाएं तो जो इस वॉच से साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा वो इससे स्ट्राइक करने के बाद आपको यहाँ पे सुनाई देगा। ये तो एक्टिविटी आप पढ़िएगा, समझ में आएगा।
नहीं समझ में आता तो डिस्कस किया जाएगा, कोई एक वीडियो अलग से एक्टिविटी पे बना देंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड वेव कैन बी रिफ्लेक्टेड आर बाउंस बैक फ्रॉम हार्ड सरफेस लाइक कॉन्क्रीट, स्टील एक्सेट्रा। साउंड वेव भी रिफ्लेक्टेड होती हैं या उसी मीडियम में वापस लौट जाती हैं जब वो किसी हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करती हैं, जैसे स्टील या कंक्रीट पे। दीज आर गुड साउंड रिफ्लेक्टर मटेरियल्स लाइक कारपेट, कर्टन, upholsterers in a furniture easily absorb sound and are therefore bad reflector। स्टील एंड कंक्रीट क्या होते हैं, ये गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड होते हैं, जबकि जो साउंड ऐसे मटेरियल जो साउंड को एब्जॉर्ब कर लें, जैसे हम लोगों के घरों में बेड होता है, सोफ़े के कवर होते हैं, कर्टन होता है, ये सारी चीज़ें जो होती है, वुड जो होती है, ये सारी चीज़ें जो होती है वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये बैड रिफ्लेक्टर है, बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड है। Music studies and concept hall have a lot of sound absorber, carpets, curtain, etc., so that the sound does not reflect। म्यूज़िक स्टूडियो स्टडीज़ जहाँ होती है या कॉन्सर्ट हॉल जो होते हैं या स्टूडियोज़ जो होते हैं, टॉकीज़ वगैरह जो होती हैं, वहाँ पे बहुत से ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, कुशन होता है सोफ़े का, कर्टन यूज़ किए जाते हैं जिससे साउंड का रिफ्लेक्शन ना हो, क्योंकि अगर से साउंड का रिफ्लेक्शन होगा तो आपको साउंड बहुत वाइब्रेट या इको करता हुआ सुनाई देगा, तो वहाँ पे बेटर क्वालिटी साउंड को आपकी नहीं मिलेगी। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ इको? इकोज़ आर रिफ्लेक्टेड साउंड वेव दैट यू हियर। इकोज़ वो साउंड होते हैं जो किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होते हैं, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव होती हैं। इफ़ यू स्टैंड नियर ए लार्ज माउंटेन रेंज और इन ए बिग हॉल यू विल हियर टू साउंड, वन द ओरिजिनल साउंड यू मेक, वन एंड द अदर द रिफ्लेक्टर साउंड। अगर हम किसी माउंटेन के किनारे खड़े हो जाएं या किसी बड़े से हॉल में खड़े हो जाएं जो खाली हो, तो हम वहाँ पे बोलेंगे तो हमको दो आवाज़ सुनाई देगी, एक तो वो साउंड होगा जो हमने प्रोड्यूस किया है, हमने बोला हुआ है, और दूसरा वो साउंड होगा जो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें सुनाई दे रहा है। द रिफ्लेक्टेड साउंड इज़ ड्यू टू द साउंड बाउंसिंग बैक फ्रॉम द वॉल, सीलिंग एंड सराउंडिंग हिल्स। और रिफ्लेक्टेड साउंड जो होते हैं वो किसी भी सरफेस से टकरा कर वापस लौट रहे हुए साउंड वेव होती हैं, जैसे कि किसी वॉल से टकरा कर लौटे या सीलिंग से टकरा कर लौटे या आसपास जो भी हिल होगा उससे टकरा कर लौटे। एंड इको कैन बी हियर्ड ओनली व्हेन द रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट इज़ एट ए मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। एक इको तभी प्रोड्यूस हो सकता है जब कि लिसनर एंड सोर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक मिनिमम डिस्टेंस से ज़्यादा हो। For an echo to be heard distinctly, the reflected sound should reach our ear after a gap at the least of 1/10 of a second। हमारे कान पे जो दोबारा साउंड सुनाई देगा या हमारा कान इस स्थिति में आता है कि दोबारा से वो किसी साउंड को सुन सके, वो 1/10 पार्ट ऑफ साउंड सेकेंड होता है, मतलब किसी एक सेकेंड का जो 10th पार्ट होता है उसमें कान रिएक्टिव होता है फिर से सेंसिटिव किसी वॉइस को सुनने के लिए। Otherwise the original sound and reflected sound will overlap and we may not hear a sound। अदरवाइज़ अगर इस साउंड इससे कम हो, इससे जल्दी कोई रिफ्लेक्टेड वेव आ जाएगी तो हम उसको सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों साउंड एक दूसरे में ओवरलैप हो जाएंगे, मिल जाएंगे। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 340 मीटर पर सेकेंड होता है एंड मिनिमम टाइम टेकन टू रिसीव इको इज़ 1/10 सेकेंड। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड इन द सेम डिस्टेंस टाइम इज़ 2d। यहाँ से एक डिस्टेंस d की वैल्यू फाइंड की गई 17 मीटर, मीन्स कम से कम 17 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए हमको इको को सुनने के लिए। इको तभी सुनाई देगा जबकि लिसनर एंड ऑब्जर्वर के बीच में जो लिसनर एंड सोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो एटलीस्ट 17 सेंटीमीटर है। नाउ एवरीवन ओपन पेज नंबर 86। सोनार, नेविगेशन एंड रैंकिंग। Sonar is an acronym for sound navigation and ranging। These devices are fitted at the bottom of the boat or ship। They send sound pulses into the wave below to the boat। The sound is reflected back from the seabed or school of fish by knowing the speed of the sound in water 1450 meter per second and the time to receive the reflected pulse। The distance to fish from the ship or the depth of the sea is calculated।
This method of finding depth or distance is called the echo ringing. Sonar, first of all, full form of sonar is sound navigation and ringing. सोनार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम साउंड के ज़रिए से, साउंड के द्वारा किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सोनार कहाँ लगा होता है? शिप के एकदम नीचे के पोर्शन में लगा होता है। क्या होता है, जब उससे साउंड को प्रोपिगेट किया जाता है, जनरेट किया जाता है, तो साउंड नीचे जाता है और वो सी बेड से टकराकर वापस ऊपर आता है और वापस यहाँ पर रिसीवर लगा होता है, रिसीव कर लिया जाता है। अब इसमें कंप्यूटर लगे होते हैं जो कितने वक्त के बाद साउंड वापस आया इसको कैलकुलेट करते हैं। स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर क्या वो मालूम है कि 1450 मीटर पर सेकेंड है, और कैलकुलेशन से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करके हम यहाँ पे ये निकाल सकते हैं कि शिप और ये सी बेड कह लीजिए, या शिप या किसी बिग फिश के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो यहाँ से कैलकुलेट करके निकाली जा सकती है। एरोप्लेन एंड शिप यूज सोनार टू डिटेक्ट सबमरीन। एरोप्लेन या शिप में जो सोनार लगे होते हैं उससे सबमरीन को डिटेक्ट किया जा सकता है। सबमरीन का मतलब ऐसा हो गया, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि पानी के अंदर डूबा होता है। सपोज कर लीजिए एक ऐसी शिप जो पानी के अंदर डूब के चल रही है, वो सबमरीन कहलाती है। टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ संकन ट्रेशर एंड शिपwrecks, sonar is used. Bats and dolphin use echolocation, a natural sonar system to navigate, so they can calculate the distance of the obstacle in their path. बहरहाल ये सब तो वही है कि क्या क्या भी है, ऊपर हम लोगों ने इससे पहले डिफाइन किया। सो इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर 6 sound. In next video we will discuss remaining part of this chapter. Thank you.